नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे। इस यात्रा के दो हिस्से हैं। एक, भारत और इजराइल मिलकर लेटेस्ट वेपन्स डेवलप करेंगे, आधुनिक हथियारों का जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे। इजराइल सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में भारत के साथ मिलकर काम करेगा। इजराइल की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी भारत में आएगी। भारत के गांव में विलेज एक्सीलेंस सेंटर खुलेंगे। और इसका दूसरा हिस्सा है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों देशों के इकरार का, गाजा पर मोदी के स्टैंड का। मोदी ने कहा कि भारत किसी भी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है, आतंकवाद के खिलाफ जंग में इजराइल के साथ है, लेकिन इसके साथ साथ भारत मिडिल ईस्ट में शांति भी चाहता है, स्थिरता चाहता है, भाईचारा चाहता है, और इसका एक ही रास्ता है, डायलॉग। इसलिए संघर्ष के बजाय बातचीत से समाधान निकालने की हर कोशिश को भारत सपोर्ट करेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी मोदी को अपना सच्चा दोस्त और इजराइल का हितैषी बताया। भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई। नेतन्याहू ने आज सबके सामने अपनी पर्सनल लाइफ का एक राज भी उजागर किया, जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मोदी की सफल यात्रा से मिर्ची किसको लगी? मोदी के इजराइल यात्रा का विरोध किसने किया? इजराइल में मोदी के सम्मान पर किसने ऐतराज जताया? किसने मोदी को शैतान का दोस्त और मुसलमानों का दुश्मन बताया? ये सब भी आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन पहले आपको यह बताता हूं कि आज भारत और इजराइल के बीच कौन कौन से समझौते हुए, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि मोदी का यह विजिट कितना इंपॉर्टेंट था। आज भारत और इजराइल ने अपनी साझेदारी को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने का फैसला किया। दोनों देशों ने 27 समझौतों और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पर दस्तखत किए। भारत और इजराइल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्वांटम कंप्यूटिंग में नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आपसी सहयोग बढ़ाने का समझौता किया। दोनों देश न्यूक्लियर और स्पेस सेक्टर में भी सहयोग करेंगे। सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने कुछ महीने पहले शांति एक्ट पारित किया था, जिसके बाद अब इजराइल भारत के सिविलियन न्यूक्लियर सेक्टर में एंट्री करेगा। मोदी ने कहा कि वो चाहते हैं कि भारत और इजराइल मिलकर नई टेक्नोलॉजी तो डेवलप करें, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करें। इसलिए यह तय हुआ कि दोनों देश नए नए हथियारों के जॉइंट डेवलपमेंट के साथ उनके को प्रोडक्शन पर जोर देंगे। इजराइल भारत में अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की संख्या बढ़ाकर 100 तक पहुंचाएगा। अब खेती की इजरायली तकनीक भी भारत में आएगी। भारत में किसानों को उन्नत खेती के नए नए तरीके सिखाने के लिए गांव-गांव में विलेज एक्सीलेंस सेंटर खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इजराइल नेचुरल पार्टनर हैं। इजराइल एडवांस टेक्नोलॉजी में अव्वल है, तो भारत के पास टैलेंट का डिविडेंड है। इसलिए भारत और इजराइल का सहयोग दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से गाजा में शांति बहाली और रिकंस्ट्रक्शन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के सख्त खिलाफ है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत पूरी मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन भारत फिलिस्तीन के मसले का शांतिपूर्ण हल चाहता है। संवाद से रास्ते निकालने की हर कोशिश का समर्थन करता है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सामने खड़े होकर मोदी ने कहा, हिंसा से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, इसीलिए भारत गाजा पीस प्लान को फुल सपोर्ट दे रहा है। भारत और इजराइल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता से भारत के सीधे सुरक्षा ही जुड़े हैं। इसलिए हमने शुरुआत से ही संवाद
और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। यही ग्लोबल साउथ और पूरी मानवता की पुकार है। भारत की सोच स्पष्ट है, ह्यूमैनिटी मस्ट नेवर बिकम अ विक्टिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। गाजा पीस प्लान से शांति का एक रास्ता बना है। भारत ने इन प्रयासों का पूर्ण समर्थन किया है। भविष्य में भी हम सभी देशों के साथ संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। आज मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरेस्टिंग कहानी शेयर की। नेतन्याहू ने कहा कि सारा के साथ उनकी शादी में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए वो भारत के कर्जदार हैं। I owe India, I don't know if I told you this, Narendra, but I owe India a great personal debt. You see, when I met Sarah for the first time, I think our first or second date was in an Indian restaurant in Tel Aviv. It was Rina Pashkarna. And I have to tell you, there is no question. First of all, the food was unbelievable. And Sarah was introduced to it for the first time, so it was a great first date, not only with the food, the date was excellent too. So obviously I'm indebted to you, as are my children, and I want to tell you how deeply and from the heart we feel both our personal friendship and the friendship between our governments and our peoples, and may this continue and flourish and strengthen. नेतन्याहू ने अपने प्यार और अपने शादी के बारे में जो अंग्रेजी में कहा, मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। नेतन्याहू कह रहे थे कि वो अपनी वाइफ सारा के साथ पहली डेट पर एक इंडियन रेस्टोरेंट में गए थे। उसका नाम रीना पुष्करना रेस्टोरेंट था। नेतन्याहू ने बताया कि उनकी वाइफ सारा को वहां का इंडियन खाना बहुत पसंद आया था, इस वजह से डेट बहुत अच्छी रही और फिर दोनों ने शादी भी की। इसलिए मैं और मेरी वाइफ सारा और हमारे बच्चे इंडिया के कर्जदार हैं। ईश्वर करे ये दोस्ती इसी तरह चलती रहे। क्या यह अजीब बात नहीं है कि मोदी की हर सफलता से कुछ लोगों को मिर्ची लगती है? इजराइल के साथ जो रक्षा समझौते हुए हैं उससे भारत की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। कृषि क्षेत्र को लेकर जो बात हुई, इससे हमारे किसानों को फायदा होगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नौजवानों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन अगर कोई सच देखने को तैयार ना हो, अगर कोई आंखों पर पट्टी बांध ले, तो क्या किया जा सकता है? नेतन्याहू मोदी को दक्षिण एशिया का शेर बता रहे हैं। इजराइल के राष्ट्रपति भारत की तरक्की पर हैरानी जता रहे हैं, लेकिन हमारे देश में विरोधी दल और मुस्लिम संगठन मोदी के इजराइल विजिट का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो मोदी को इजराइल की ज़ोयनिस्ट लॉबी का रोबो बता दिया। कांग्रेस ने कहा कि अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है, इसलिए नेतन्याहू ने मोदी को इजराइल आने का इन्विटेशन दिया और मोदी दौड़े दौड़े इजराइल चले गए। सीपीएम के महासचिव एमए बेबी ने कहा कि मोदी का इजराइल दौरा फिलिस्तीन की जनता के साथ गद्दारी है और भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी मोदी के इजराइल दौरे को लेकर मुसलमानों की भावनाएं आहत होने की बात की। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर कासिम रसूल इलियास ने कहा कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर फिलिस्तीनियों के नरसंहार के मुजरिम हैं, उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से वारंट जारी है, फिर भी मोदी उनके देश चले गए। फिलिस्तीनियों के अधिकार का मुद्दा नहीं उठाया, ये शर्मनाक है। सिर्फ मुस्लिम संगठन की बात नहीं है, हिंदुस्तान का हर इंसाफ पसंद आदमी इससे नाखुश है। कांग्रेस ने तो स्टेटमेंट दिया है बाज़ाब्ता, और भी लोग नाखुश है। इसकी दो वजह हैं। पहली बात तो यह है कि इस वक्त में जबकि इसराइल की जो गज़ा पर और फ़लस्तीनियों पर जो उनकी लगातार हमले है, पैदर पे हमले है, और तकरीबन 70,000 से ज़्यादा इसराइल के गज़ा के लोग मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, और पूरा गज़ा को जो है नेस्त नाबूद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया।
और फिर इसी तरह से मगरबी किनारे ये वेस्ट बैंक है उसमें भी लगातार जो है दरअंदाजी हो रही है। ऐसे वक्त में और फिर ये कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक तरह से उनके खिलाफ वारंट जारी कर रखा है नेतन्याहू के खिलाफ। इसराइल में कल उन्होंने वहाँ के निसेट में तकरीर भी की और पूरी तरह इसराइल को प्रेज किया और हमास को कंडेम किया, लेकिन उसी के साथ साथ इसराइल का जो बारबरिक एक्ट था उसको भी उन्हें कंडेम करना चाहिए था और फ़लस्तीन के साथ जो हमारी ऑफिशियल पॉलिसी है उसका भी इजहार करना चाहिए था, लेकिन इन दोनों बातों को उन्होंने नहीं किया है और हम इसको कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने भी मोदी के इजराइल दौरे को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। महबूबा ने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री क्रिमिनल हैं, एक क्रिमिनल के देश में जाकर उसके गले लगना ठीक नहीं है। मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क की जो पॉलिसी है ये बिल्कुल उसके खिलाफ है और इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है बीबी नेतन्याहू उसके खिलाफ है। वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसको जो इंडाइट किया हुआ है उसको किसी बहुत सारे मुल्कों में वो जा नहीं पाते क्योंकि उनको कहीं भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो ऐसे में मोदी जी जो 140 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं वो जाके एक क्रिमिनल के गले लगे, उससे मिले, उससे बात करें। मुझे लगता है ये शायद हमारे जो मुल्क हिंदुस्तान गांधी के मुल्क के लिए ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। अब हमारे देश में मोदी के विरोध में जो बयानबाजी हो रही है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान में कैसे हो रहा है ये देखिए। पाकिस्तान की मीडिया में मोदी के इजराइल दौरे को लेकर प्रियंका गांधी के ट्वीट की बहुत चर्चा हो रही है। सीपीएम महासचिव एमए बेबी का बयान बार बार पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है। इन नेताओं के बयानों का हवाला देकर पाकिस्तान के टीवी चैनल दावा कर रहे हैं कि मोदी मुसलमानों का खात्मा करने पर आमादा है। इजराइल भी गजा में यही करता है, इसीलिए मोदी इजराइल के दौरे पर गए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो इजराइल के दौरे पे पहुंच गए हैं तेल अवीव, और इस पर जो इंडिया से रिएक्शन आ रहा है वो ज़्यादातर रिएक्शन जो है वो मनफी नज़र आ रहा है। और प्रियंका गांधी जो हैं उन्होंने कहा कि आई होप दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मेंशन्स द जेनोसाइड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन गाजा व्हाइल एड्रेसिंग द Israeli parliament on his upcoming trip to Israel and demands justice for them। और इसी तरह एक और लीडर हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मारियन अलेक्जेंडर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने भी मोदी के दौरा इजराइल को इंडिया के साथ गद्दारी करार दिया है। मोदी का जो एजेंडा है वो है मुसलमानों का जेनोसाइड, माइनॉरिटीज़ को वाइप आउट करना, और यही एजेंडा नेतन्याहू का है। वो गजा से मुसलमान जो हैं उनको वाइप आउट करना चाहते हैं, उनका जेनोसाइड कर रहा है। तो दोनों जो है वो जेनोसाइड के एजेंडे पे चल रहे हैं। दुनिया कुछ भी कहे, नरेंद्र मोदी की खासियत है कि वो लीक से हटकर चलते हैं, ट्रेडिशनल रास्तों को बदलते हैं। वो इस बात से नहीं डरते कि अगर वो इजराइल गए तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। ये कांग्रेस की नीति थी। वैसे भी अब वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है, न इजराइल को इग्नोर किया जा सकता है, न फिलिस्तीन से दूर रहा जा सकता है। मोदी ने एक बैलेंस बनाया है, इसीलिए भारत का पूरी दुनिया में सम्मान है। मोदी ने वर्ल्ड लीडर के रूप में एक इंडिपेंडेंट और एक फेयरलेस नेता की छवि कायम की है। लेकिन राहुल गांधी किसी भी तरह नरेंद्र मोदी की इमेज को खराब करना चाहते हैं, इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज बीजेपी ने इसके कुछ सबूत सामने रखे। बीजेपी के नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस ने दिल्ली में हुए एआई ग्लोबल इंपैक्ट समिट को बदनाम करने के लिए बड़ी साजिश रची थी। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस को अप्रोच किया गया था। पैसे का लालच देकर एआई समिट को बदनाम करने वाले वीडियो बनाने के लिए कहा था। कांग्रेस मीडिया सेल ने इन इन्फ्लुएंसर से कहा था कि वो एआई समिट को फ्लॉप शो बताने वाली वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, लेकिन कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने कांग्रेस का प्रस्ताव ठुकरा दिया और यह बात पूरी दुनिया के साथ शेयर कर ली। आज करीब 15 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो सामने आए। सबने कहा उन्हें एआई समिट के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए कांग्रेस की पीआर टीम ने कांटेक्ट किया था और बदले में पैसे देने की बात कही थी।
भाई हद ही हो गई। मैंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को क्रिटिसाइज करके आई समिट पे एक वीडियो क्या बना दिया। मुझे लिटरली ये मैसेज आया और इसके बाद कॉल भी आया है कि क्या आप हमारे लिए एक वीडियो बना सकते हो कांग्रेस पीआर टीम की तरफ से, जिसमें आप मोदी जी को क्रिटिसाइज करो कि मोदी जी ने एआई समिट में पैसा वेस्ट करा है और एआई समिट सिर्फ उनके पीआर के लिए रखा गया। भाई एटलीस्ट उन लोगों को तो मैसेज करते जो तुम्हारे लॉयल चमचे हैं, हम लोगों को क्यों? मतलब ये कांग्रेस वाले सिर्फ गलगोटिया की गलती की वजह से पूरे एआई समिट को ही बदनाम करने का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जैसे वहां कोई जेन्युइन इनोवेशंस तो थे ही नहीं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों से भी मदद मांगी थी। एक इन्फ्लुएंसर ने बताया कि कांग्रेस ने उससे डायरेक्ट संपर्क नहीं किया, उनके लिए एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ने कंटेंट बनाने और पैसे देने के लिए उन्हें कांटेक्ट किया। ये मैसेज जो आप देख रहे हैं ना ऊपर, वो एक मुझे रैंडम मार्केटिंग डिजिटल कंपनी से आया है। कह रहे हैं कि वो मुझे कितना भी अमाउंट देने के लिए तैयार है। ऑल आई हैव टू डू इज मुझे जो एआई सबमिट हुआ उस चीज को बदनाम करना है कि हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और जितना भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने पैसे डाले हैं वो अडानी और अंबानी के जेब में गए हैं, ना कि गवर्नमेंट को मिली है। ये मेरे इन्फ्लुएंसर अकाउंट वाले पेज पे आया था जिसपे रीच बहुत ज्यादा है एंड दे वर ऑल्सो रेडी टू नेगोशिएट कि आप जो मांगोगे हम देंगे, बस आपको ऐसा ऐसा बोल के डालना है, उसमें दिक्कत क्या है। मैंने मना कर दिया, बट ये इनकी स्ट्रैटेजी है। दिस यू गाइस कैन सी इज द स्ट्रैटेजी व्हाट कांग्रेस प्लेज। इस तरह के 20 वीडियो मेरे पास हैं। वक्त की कमी है, मैं आपको सारे वीडियो तो नहीं दिखा सकता, लेकिन इन वीडियोस को बीजेपी ने कांग्रेस की साजिश का सबूत बताया। संबित पात्रा ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस की मीडिया सेल ने एआई समिट को बदनाम करने के लिए पेड कंटेंट बनवाने की कोशिश की, उससे कांग्रेस की एंटी इंडिया सोच पूरी तरह एक्सपोज हो गई। अब यह देश को देखना है कि ऐसी कांग्रेस के साथ क्या सलूक करें। जो वर्ल्ड एआई समिट हुई थी, आज हमने देखा कि उसके पीछे एक बहुत सोचा समझा प्लान्ड अरेंजमेंट था। सोशल मीडिया में भी हमने देखा कि रील्स चल रही है और लोगों ने बकायदा ट्वीट करके रील्स के माध्यम से यह बताया है कि उन्हें कांग्रेस कार्यालय से और कांग्रेस के बड़े लोगों का मैसेज आया था कि यदि आप वर्ल्ड एआई समिट के खिलाफ ट्वीट करेंगे या कोई रील बनाएंगे तो आपको 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1.5 लाख तक आपको पैसा दिया जाएगा। अनेकों ऐसे उदाहरण हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं और ये ऑथेंटिक है क्योंकि बकायदा मैसेजेस डालकर दिखाए गए हैं। तो ये जो राहुल गांधी का पूरा एक प्रिपेयर्डनेस था भारतवर्ष को नीचा दिखाने में। अब मैं आपके इस मामले में कांग्रेस का पक्ष भी सुना देता हूं। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बीजेपी को हर जगह साजिश दिखती है क्योंकि बीजेपी के मन में डर है। सिंघवी ने कहा बीजेपी खुद को देश समझती है, वो बीजेपी का विरोध करता है जो भी उसे देश का विरोधी बता देते हैं। ये बीजेपी का अहंकार है। हर चीज में, हर कोने में, हर पेड़ के नीचे, हर बुश के पीछे इस सरकार को एक साजिश दिखती है। ये इस सरकार की असुरक्षा दिखाती है, भय दिखाती है, न कि विपक्ष की। बीजेपी ये भी कह रही है कि बीजेपी विरोध के जरिए कहीं ना कहीं देश का विरोध इस चीज से दिखता है। ये आपने एकदम सही बोला। इस वाक्य से सच्चाई सामने आ जाती है। आपके प्रश्न में आपका उत्तर निहित है। बीजेपी का विरोध देश का विरोध है। बीजेपी सब कुछ है। यहां ऐसा इंटरसेक्शन होने लगता है अहंकार का और एक ऐसी फीलिंग का कि हम कोई गलती नहीं कर सकते। हर चीज में आवाज को दबाना, उसको स्ट्रेंगुलेट करना, उस प्रवृत्ति से इस प्रकार के गिरोह और साजिशों की बात की जाती है। कांग्रेस ने मोदी की इमेज को डैमेज करने की साजिश रची थी। यह साबित करने के लिए न तो किसी इन्फ्लुएंसर की बात सुनने की जरूरत है, न कोई वीडियो देखने की। कांग्रेस खुद ही शर्टलेस प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करने में लगी है। बात प्रोटेस्ट की नहीं है,
बात सरकार के विरोध की भी नहीं है, बात मोदी की छवि को धूमिल करने के प्रयास की भी नहीं है। बात तो यह कि कांग्रेस ने प्रोटेस्ट करने के लिए एआई समिट को क्यों चुना। विरोध प्रदर्शन करने के लिए शर्ट उतारने की क्या जरूरत थी। कांग्रेस की इस प्रोटेस्ट से देश की छवि को नुकसान पहुंचा है, इसमें कोई शक नहीं है, और यह बात मोदी की नहीं है, भारत की है। लेकिन अब हंगामा करने वालों को बचाने की कोशिश हो रही है। एआई समिट में शर्मनाक हरकत करने वालों की गिरफ्तारी को लेकर आज हिमाचल प्रदेश की पुलिस और दिल्ली पुलिस आमने सामने आ गई। दिल्ली पुलिस ने हिमाचल से एआई समिट में हंगामा करने वाले 3 आरोपियों को अरेस्ट किया, उन्हें दिल्ली में कोर्ट के सामने पेश किया। अदालत ने तीनों को 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया। लेकिन इससे पहले आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच पूरी रात हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। दिल्ली पुलिस को पता लगा था कि एआई समिट में हंगामा करने वाले यूथ कांग्रेस के 3 नेता हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास रोहड़ू में जाकर छुप गए हैं। दिल्ली पुलिस की एक टीम सादी वर्दी में पहुंची। रिजॉर्ट से अमेठी के सौरभ सिंह, सुल्तानपुर के अरबाज खान और मध्य प्रदेश के सिद्धार्थ अवधूत को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रिजॉर्ट के सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही दिल्ली पुलिस आरोपियों को लेकर निकली तो रिजॉर्ट के मालिक ने हिमाचल प्रदेश की पुलिस को इन्फॉर्म किया। हिमाचल पुलिस ने तुरंत दिल्ली पुलिस के अफसरों के खिलाफ किडनैपिंग का केस रजिस्टर कर लिया और पूरे रास्ते की नाकेबंदी कर दी। थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस की गाड़ियों को सड़क पर रोक लिया गया और फिर अफसरों के बीच सड़क पर ही बहसबाजी हुई। सर मुझे बताइए, मैं भी पेश कर सकता हूं? नहीं लेना आप मेरे पास, मैं अपनी कोर्ट में पेश कर सकता हूं। अभी आप किसी देंगे आपके ऊपर एफआईआर में बोलो मेरे को ऑक्सीजन। तो सर एफआईआर तो आपने की 8/11 पे ना। अरे मैंने जब भी की मेरे को ऑक्सीजन में। सर एक मिनट मैं पहले एफआईआर, मेरी एफआईआर रजिस्टर है 20 तारीख की। 20 तारीख में मैं आज सुबह अरेस्ट कर चुका हूँ। अरेस्ट करके मैं ले जा रहा हूँ जहाँ मुझे आपने रोक रखा है पूरे दिन भर से, और अब मुझे नाके पे आप रोक रहे हैं। सबसे बड़ा काम की बात कर रहे हैं, आपके ऊपर एफआईआर कोऑपरेट करिए, मेरे को जांच करिए, मेरे को जांच करिए। मैं आपको यही बोलूँ, ठीक है, मैं आपको ये बोलूँ देखो मैंने जो सुनना मेरी एफआईआर आपकी बात सुन ली, ठीक है। मैंने जब आपको सुबह ही बोला था आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, आप लोगों को लेके जा रहे हैं, आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट आपने अपना देखा है। मैंने देख लिया, मैंने कहाँ देख लिया, एक आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया है। सर अभी देख लीजिए, अभी देख लीजिए, आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया है। कोर्ट से कितने बजे निकला हूं? कोर्ट से कितने बजे निकला? तो आपने इतनी देर में ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया? सर आप कोर्ट से कितने बजे निकला हूं? मुझे वो नहीं पता, मैं आपको मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अभी एक एफआईआर रजिस्टर हुई है आपके ऊपर, आप कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहा हूँ, कर रहे हैं ना। हाँ तो आ जाइए, आप ही कैमरे बंद करिए और मेरे को जो कैमरा हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने तीनों आरोपियों को रात में ही जज के सामने पेश किया। तीनों की ट्रांजिट रिमांड भी मिल गई, लेकिन इसके बाद भी ड्रामा खत्म नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने दिल्ली पुलिस से कहा कि पहले आरोपियों का मेडिकल करवा लिया जाए, तभी आगे जाने देंगे। दिल्ली पुलिस ने मेडिकल करवाया तो हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस की कुछ गाड़ियां सीज कर ली। इसके सरकारी व्हीकल है, कोई ऐसा थोड़ा ही ना कोई प्राइवेट व्हीकल है, कुछ ऐसी चीज है। आपकी अभी तक कितने व्हीकल्स रिलीज किए हैं? कौन अभी जा रहे हैं या सब लोग गए हैं? नहीं अभी हम सब यही हैं। क्या कह रही है शिमला पुलिस? आपके सामने ही, आप देखते रहिए। आखिरकार सुबह 7 बजे दिल्ली पुलिस इन आरोपियों को लेकर आई। उन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन तीनों आरोपियों को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। लेकिन आरोपियों को शिमला से दिल्ली लाने में जो ड्रामा हुआ, उससे बीजेपी ने आरोपियों को बचाने की साजिश बताया। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार आरोपियों को पनाह दे रही थी। पहले तो उन्हें दिल्ली में हिमाचल सदन में ठहराया गया और फिर शिमला में शरण दी गई। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की इन्हीं हरकतों से देवभूमि का नाम खराब होता है। हमारे लिए और भी पीड़ा का विषय है कि इस सारी घटना को अंजाम देने के लिए दिल्ली स्थित हिमाचल सदन का, हिमाचल भवन का भी इस्तेमाल हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि वहां दिल्ली में पुलिस ने रेड किया हिमाचल सदन में, मुख्यमंत्री भी वहां पर थे और एक कमरे में मुख्यमंत्री ठहरे हैं, दूसरे कमरे में वो साजिश करने वाले, देश के खिलाफ साजिश करने वाले
उनको वहां पर कमरा दिया हुआ है, उनको संरक्षण दिया हुआ है। खासतौर से भाई इंटर स्टेट ऑपरेशन जब इस प्रकार के होते हैं तो लोकल पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको कोऑपरेट करना। और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि शिमला पुलिस, हिमाचल पुलिस जो है वो दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने के लिए आमदा हुई पड़ी है। मैं सारी घटना की निंदा करता हूं और मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, इस देवभूमि को देवभूमि रहने दीजिए। इस देवभूमि को ऐसे अपराधियों की शरण स्थली मत बनाइए। अब मैं आपको इस मामले में हिमाचल सरकार का पक्ष सुनवाता हूं। हिमाचल की सरकार ने पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रिंसिपल एडवाइजर नरेश चौहान ने कहा कि दिल्ली पुलिस कानूनी प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर रही थी। हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने सिर्फ कानून का पालन करवाया, इसमें कुछ गलत नहीं है। कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला है जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने संदीप कुमार वर्सेस दिल्ली सरकार में पुलिस को सख्त हिदायत दी थी, दिल्ली पुलिस को, कि आप दूसरे राज्यों में जब भी जाते हैं गिरफ्तारी करने के लिए तो उसका एक प्रोटोकॉल है, उसको आपको फॉलो करना है। उसमें यह प्रोटोकॉल था कि आपको जाना है, आप वर्दी में होने चाहिए, आपके पास एफआईआर होनी चाहिए, आपको वहां की पुलिस को और फिर उसके बाद उस लोकल थाने को भी इंटीमेट करके साथ लेके चलना होता है। ये किसी प्रकार का कोई फॉलो नहीं किया गया। और जिस प्रकार की एंट्री हुई, बैक डोर से किचन से जा रहे हैं, उनके डीवीआर सिस्टम सारे कैमरे कुमरे उठा के ले जा रहे हैं उस होटल के, जो गैर तरीका, मतलब हर चीज का एक प्रोसीजर बना है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं उसके प्रोटोकॉल्स है, उसका तरीका है, किसी चीज को फॉलो नहीं किया गया। फिर आपको जो है उन लोगों को मेडिकल करवाना है। सबसे पहले जब आप अरेस्ट शो करते हो उसके बाद आपको उसका मेडिकल करवाएंगे, उसके बाद आपको उसका ट्रांजिट का भी रिमांड लेना था। ये सारी बातें मजिस्ट्रेट के सामने जानी चाहिए थी। तो ये कहीं भी किसी तरह का प्रोसीजर फॉलो ना होने की वजह से हमारी पुलिस ने इनको फोर्स किया है कि आपको ये प्रोसीजर अडॉप्ट करने पड़ेंगे, और इसी वजह से ये सारी चीजें हुई। और अल्टीमेटली उनको जो है डीडीयू हॉस्पिटल में उनका मेडिकल भी कराना पड़ा, और मजिस्ट्रेट ने रात को जो है उनको ट्रांजिट जो है रिमांड भी दिया है। तो ये प्रोसीजर था, वो जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस इसको करना चाह रही थी वो बिल्कुल गलत था। जिस तरह दिल्ली पुलिस और हिमाचल प्रदेश की पुलिस सड़क पर पब्लिक के सामने एक दूसरे से टकराई, बहसबाजी हुई, ये दोनों की इमेज के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इसमें पुलिस कर भी क्या सकती है? ये मामला पूरी तरह पॉलिटिकल है, दोनों पर प्रेशर रहा होगा। बीजेपी का यह सवाल जायज है कि जिन्हें राहुल गांधी ने बब्बर शेर बताया था, वो अपनी सरकार वाले स्टेट में जाकर एक रिसोर्ट में क्यों छिपे? शेरों ने कब से डरकर छुपना शुरू कर दिया? मोदी की इमेज को डैमेज करने के चक्कर में कांग्रेस ने अपनी इमेज को डैमेज कर लिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ऑनलाइन कंटेंट की जिम्मेदारी लेनी होगी। इस बात का ख्याल रखना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म्स पर डीप फेक और एआई से क्रिएटेड फर्जी कंटेंट पोस्ट ना हो। आज दिल्ली में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूस करने वाले कॉन्क्लेव में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एआई के जमाने में सिंथेटिक और डीप फेक कंटेंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। फैक्ट चेकिंग की चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बहुत सावधान रहना होगा। ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे उनके प्लेटफॉर्म पर गलत या मिसलीडिंग कंटेंट सर्कुलेट ना हो। बच्चों और आम जनता को नुकसान पहुंचाने वाला कंटेंट पब्लिश ना हो। अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यह सलाह दी कि वो कंटेंट क्रिएटर्स को बेहतर कॉम्पनसेशन दें, मुनाफे में क्रिएटर्स को हिस्सेदारी दें, तभी ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करने वालों को एनकरेजमेंट मिलेगा। The platforms must also share revenue in a fair way with the people who are creating the content, whether it is news persons, the conventional media, the creators sitting in far-flung areas, large influencers, small influencers, the professors and researchers who are disseminating their work using the platforms. Everywhere the concern, the principle now has to be set right, and there has to be a fair share of revenue with the people who are creating the content. The people who created copyrights, the people who created the original content
the society grew on the basis of that intellectual property. And if that intellectual property is not well respected and not fairly compensated, then the growth of the society, the growth of science, the growth of technology, the growth of arts, the growth of literature, that will all get stunted. अश्विनी वैष्णव ने अंग्रेजी में जो कहा, हिंदी में आपको उसका जिस्ट बता देता हूं। वो कह रहे थे कि क्रिएटर्स का हौसला बनाए रखने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को रेवेन्यू शेयरिंग का एक बेहतर फॉर्मूला बनाना चाहिए, वरना क्रिएटर्स ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे और साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, कल्चर और लिटरेचर की ग्रोथ रुक जाएगी। अश्विनी वैष्णव की यह बात सही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपना रेवेन्यू कंटेंट क्रिएटर्स के साथ सही अनुपात में शेयर करना चाहिए। दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स भारत के क्रिएटर्स का कंटेंट यूज करते हैं, करोड़ों कमाते हैं, पर पेमेंट हजारों में करते हैं। जो खुद कोई कंटेंट क्रिएट नहीं करते, ऐसे प्लेटफॉर्म भारत के लोगों से एक साल में $2 बिलियन कमा कर ले जाते हैं। अब समय आ गया कि यह सिचुएशन बदलनी चाहिए। कंटेंट क्रिएट करने वालों को सही अनुपात में रेवेन्यू मिलना चाहिए। अब बात योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे की। आज योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 2 दिन के दौरे में उन्हें जापान से यूपी में 1.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल मिले हैं। जापान के कारोबारियों के साथ उन्होंने 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए हैं। योगी ने कहा, अगर इनमें से आधे भी ग्राउंड पर आए तो कम से कम 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आज योगी को जापान में भारतीय संस्कृति के दर्शन भी हुए। योगी जब जापान में बसे भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने पहुंचे तो उनका स्वागत जय सिया राम और हर हर महादेव के नारों से हुआ। हर हर महादेव, जय श्री राम। हर हर महादेव, जय श्री राम। हर हर महादेव, जय श्री राम। योगी जब भारतीय समुदाय के लोगों से मिलकर निकले तो उन्हें कुछ जापानीज मिले। वो योगी के लिए गिफ्ट लेकर आए थे। योगी ने उनसे बात की तो वो लोग हिंदी में बात कर रहे थे। योगी हैरान हो गए। उन्होंने बताया कि वो लोग हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, उन्होंने दीक्षा ली है। एक छोटे से बच्चे ने जब योगी को झुककर प्रणाम किया तो योगी भी भावुक हो गए। उन्होंने बच्चों के साथ मंत्रों का उच्चारण किया। सुनो 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 सुनो। भवानी सहितम नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। उसका नाम नेमिस है। नेमिस वो जैन धर्म के नेमिनाथ नेमिनाथ ये है। और ये हमारे राजेंद्र जी, आपको पता है ना, आप दिगंबर पद पर आ रहे हैं। हाँ जी, इधर आओ। क्या नाम है? चलो इधर आओ। ऐसे हाँ। योगी स्कूल के बच्चों से मिले, जैन धर्म के अनुयायियों से मुलाकात की और फिर यामानाशी के हाइड्रोजन प्लांट का दौरा किया। ग्रीन एनर्जी की टेक्नोलॉजी को करीब से देखा, समझा और इसके बाद योगी ने जापान की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन में भी सफर किया। जिस ट्रेन में योगी सवार हुए उसकी टॉप स्पीड 603 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी एवरेज स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। योगी ने कहा कि जापान के सहयोग से भारत में भी बुलेट ट्रेन जल्दी चलेगी। वो यूपी में भी हाई स्पीड से चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। योगी ने कहा कि यूपी भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहां संसाधनों की कमी नहीं है, यूपी के नौजवान प्रतिभाशाली हैं। अब जापान के साथ मिलकर यूपी के विकास की रफ्तार को
और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। पानी जहां अच्छा होगा वहां ग्रीन हाइड्रोजन की संभावना उतनी ज्यादा होगी और उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। पर्याप्त जल संसाधन हमारे पास हैं और हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास किया है, जिसमें यामानासी हम लोगों को उस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने और हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं को उसका प्रशिक्षण देने यानी उसकी स्किलिंग के लिए भी अपना सहयोग देने के लिए तत्पर है। जापान और यूपी के बीच में एमएसएमई में टेक्नोलॉजी को लेकर, उसकी ऑनलाइन सेलिंग को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर के भी सहयोग की बात हुई और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा ऑटो क्लस्टर के विकास करने के लिए यमुना अथॉरिटी में जापान के निवेशकों के लिए जापान की एक डेडिकेटेड सिटी के निर्माण के लिए भी यहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई और इसके लिए वहाँ लैंड अलॉट करने की कार्रवाई हुई है। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को जो अब तक यहाँ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, मुझे प्रसन्नता है कि 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू जापान के अंदर 1.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव यहाँ पे जापान और यामानासी में उत्तर प्रदेश के इस डेलीगेशन को प्राप्त हुए हैं। आजकल ज़माना है कि कोई कितना भी अच्छा काम करे उस पर राजनीति हावी हो जाती है। जैसे कांग्रेस मोदी के इजराइल विजिट का विरोध कर रही है, उसी तरह अखिलेश यादव योगी के जापान दौरे का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन जिस तरह जापान में योगी का स्वागत हुआ, योगी को सिर्फ 48 घंटे में 1.5 लाख करोड़ के बिजनेस प्रपोजल मिले, 90,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए, उससे ये तो साबित हो गया कि दुनिया वालों को भारत की ताकत का एहसास हो रहा है। यूपी में निवेश करने में उन्हें फायदा दिखाई दे रहा है। लेकिन लगता नहीं कि अखिलेश यादव इस बात को समझेंगे, और समझेंगे भी तो कहेंगे नहीं। अब बात महाराष्ट्र की। आज महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार को एनसीपी का नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया। एनसीपी ने यह भी ऐलान किया कि सुनेत्रा पवार के इस्तीफे से राज्यसभा की जो सीट खाली होगी उस पर अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को राज्यसभा में भेजा जाएगा। आज अजीत पवार के निधन को 1 महीना पूरा हो गया। आज एनसीपी की राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग हुई। प्रफुल्ल पटेल ने सुनेत्रा पवार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि अजीत पवार के निधन के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन पार्टी के किसी कार्यकर्ता के मन में कभी कोई संशय ही नहीं था। सब चाहते थे सुनेत्रा पवार पार्टी का नेतृत्व करें, और आज कार्यकर्ताओं की इच्छा पूरी हो गई। श्रीमती सुनेत्रा अजीत दादा पवार, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर उनको इलेक्ट किया है। आज हमने हमारे सम्मेलन में कल का जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड और कोर कमेटी, इसकी जो मीटिंग हुई थी, उसमें हमने श्री पार्थ अजीत दादा पवार, इनको पार्टी की ओर से राज्यसभा का नामांकन भरने के लिए स्वीकृति दी, और वे आगे आने वाली 16 तारीख को होने वाले चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ओर से संसद में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे। अब इसी राजनीति का एक और रंग आपको दिखाता हूं। जिस समय एनसीपी अजीत पवार गुट अपने नए अध्यक्ष सुनेत्रा पवार के नाम का ऐलान कर रहा था, उस समय एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार पुलिस से लड़ रहे थे। रोहित पवार अजीत पवार की विमान हादसे की जांच किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराना चाहते हैं। उन्हें डीजीसी और सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। रोहित पवार अजीत पवार के भतीजे हैं, शरद पवार की पार्टी के विधायक हैं। वो कल भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए मुंबई में मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन गए थे। एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में भी रोहित पवार की पुलिस अफसरों के साथ जमकर बहस हुई, और इसके बाद रोहित पवार आज अपने दलबल के साथ बारामती के पुलिस स्टेशन गए।
लेकिन यहां भी उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। रोहित पवार ने कहा कि पुलिस ने पहले से ही सीआईडी जांच की बात कहकर एफआईआर दर्ज कराने से मना कर दिया। इस पर उन्होंने 0 एफआईआर दर्ज कराने की मांग की, लेकिन उनकी डिमांड नहीं मानी गई। रोहित पवार जिस तरह से अजीत पवार के प्लेन क्रैश के इशू पर हंगामा कर रहे हैं, उससे लगता है उनका मकसद अजीत पवार की मौत का सच सामने लाना नहीं है। असली मकसद अजीत पवार की विरासत पर दावा करना है, क्योंकि अजीत पवार की मौत की सीबीआई से जांच कराने की मांग सुनेत्रा पवार पहले ही कर चुकी हैं। देवेंद्र फडणवीस इस पर सहमति जता चुके हैं। इसके बाद भी रोहित पवार लगातार इस इशू पर हंगामा कर रहे हैं, इसीलिए उनकी नीयत पर शक होता है। महाराष्ट्र में आज नीतीश राणे के बयान पर भी काफी सियासत हुई। फडणवीस की सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने आज कह दिया कि मदरसों में कट्टरपंथी तैयार होते हैं। उन्होंने मदरसों को आतंकवादी तैयार करने के अड्डे बता दिया। असल में आज सिंधु दुर्ग के एक मदरसे का वीडियो सामने आया, जिसमें मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी 2 अनाथ बच्चों को बुरी तरह पीटते दिखाई दे रहे हैं। मौलवियों की हैवानियत देखकर लोगों में नाराजगी है। पुलिस ने इस वीडियो की जांच शुरू कर दी है। इसके बारे में नीतीश राणे से भी सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मदरसे शरिया कानून के हिसाब से चलाए जा रहे हैं, इसलिए अब मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। हमारे देश में रह के शरिया कानून मानना, हमारे देश में आके सिर्फ उर्दू सिखाना, इस तरीके का हिंदू राष्ट्र में किसी को भी परमिशन नहीं मिलना चाहिए। ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे, इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं। और इसी तरीके के अगर हम लोग ने कोशिश या पहल हम लोग ने कोई इस्लाम राष्ट्र में की रहती, वहां जाके भगवत गीता सिखाने के लिए अगर हम लोग ने इस तरीके की पहल शुरू, तो हमको परमिशन मिलती क्या? अभी इनके मदरसे में सिर्फ उर्दू सिखाई जाती है, वहां मराठी का कुछ संबंध नहीं है। जापान के लोगों को का कौतुक करने वाले कभी मदरसा में मराठी सिखाओ ऐसा कभी बोलते हैं क्या? कोई इस्लाम राष्ट्र में ऐसी परमिशन मिलती नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है मदरसों के तरफ जिस तरीके आसाम में देखा जाता है, यूपी में देखा जाता है, मैं खुद मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, विनती करूंगा हमारे महाराष्ट्र के भी मदरसों को ऑडिट होना चाहिए, चेकिंग होके उनको उनके जगह अच्छे स्कूल जहां मराठी और अच्छा शिक्षण दे सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वैसे सेंटर खोलने चाहिए। नीतीश राणे के बयान पर महाविकास आघाड़ी समेत महाराष्ट्र के सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सख्त ऐतराज जताया। अबू आजमी ने कहा कि बीजेपी नेताओं को हिंदू मुस्लिम करने के अलावा और कुछ नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश में हिंदू और मुस्लिम को बीच में लड़ाई कराकर ये सत्ता में रहना चाहते हैं। इनके पास कोई इशू नहीं है। मदरसे इस देश के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर मदरसों में उनको लगता है कि गलत काम होता है, वो जिस मदरसे में कहें वहाँ सीसीटीवी लगा देते हैं और वहाँ सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक जो मुसलमानों के खिलाफ बोलता है ना, उसको वहाँ रहने की जगह भी दिला देते हैं, फ्री खाना भी दिला देते हैं। पूरे सीसीटीवी तुम 1 महीना 1 दिन 1 महीना 1 साल 2 साल तक देख लो, वहाँ कोई ऐसी कार्रवाई कभी होती ही नहीं है कि जिससे इस देश को कोई नुकसान हो। मदरसे में हथियार रखे जाते हैं, दहशतवादी तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल कोई ये बात कह नहीं सकता। ये सिर्फ बदनाम करने की साजिश है। महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडर असलम शेख ने कहा कि नीतीश राणे या तो मदरसे से निकले आतंकवादियों के नाम लाएं, वरना अपने बयान के लिए माफी मांगे। हालांकि असलम शेख ने यह भी कहा कि नीतीश राणे को कोई गंभीरता से नहीं लेता, वो इसी तरह के ऊट पटांग बयान देते रहते हैं। देखो, नीतीश राणे जी एक मंत्री हैं, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए, और अगर वो बोलते हैं तो उन्हें सिद्ध करना चाहिए, और सिद्ध नहीं करते हैं तो आप लोगों ने उनसे पूछना चाहिए कि आप राजीनामा कब दोगे। आज अगर मदरसों का इतिहास अगर आप देखने जाएंगे तो आजादी से पहले का अगर आप देखोगे तो यही मदरसों के उलमाए कराम थे, यही मदरसों के बच्चे थे जो झाड़ों पे जो अंग्रेजों ने लटकाने का काम किया था। अगर कहीं पे कोई गलत काम होता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात नीतीश जी की तो वीडियो भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले आप 5 साल पहले के वीडियो देख लो तो पता चलेगा कि वो किस तरीके से आरएसएस के बारे में बोलते थे, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलते थे, किस तरीके से उनकी मानसिकता इस सरकार के अगेंस्ट में थी जिसमें आज वो बैठे हैं। नीतीश राणे ने जो कहा वो सरासर गलत है। सारे मदरसों को आतंकवादी बनाने का अड्डा बताना बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी मंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
लेकिन नीतीश राणे की आदत हो गई है कंट्रोवर्सी में बने रहने के लिए, हेडलाइंस के लिए वो लगातार इस तरह के बयान देते रहते हैं। नीतीश राणे सरकार में मंत्री हैं, अगर किसी मदरसे में गड़बड़ हो रही है, किसी मदरसे में आतंकवादी तैयार हो रहे हैं, तो उसकी जांच क्यों नहीं कराते, उसके सबूत सामने क्यों नहीं रखते? इस तरह सारे मदरसों को एक तरह से पेंट करना ये ठीक नहीं है। अब बात बिहार की। होम मिनिस्टर अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। आज बिहार में अमित शाह ने घुसपैठियों की बात की, कहा कि बिहार ने घुसपैठियों को बीजेपी ने चुन चुनकर बिहार से देश के बाहर निकालने का वादा किया था। वो चुनावी वादा नहीं था, बीजेपी से पूरा करके दिखाएगी। इस पर काम शुरू हो चुका है। एसआईआर में भी घुसपैठियों की पहचान हुई है, अब ग्राउंड पर भी होगी। बिहार सरकार ने डीएम और एसपी से इस बारे में एक्शन प्लान बनाने को कह दिया है। बॉर्डर के 10 किलोमीटर अंदर तक जितने भी इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं सबको गिराया जाएगा। और उसके बाद अमित शाह ने डेमोग्राफी चेंज की बात की। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी चेंज की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बिहार, बंगाल और झारखंड में दिख रही है। अमित शाह ने कहा कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, उसके बाद बंगाल को भी घुसपैठियों की प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार का ये दृढ़ संकल्प है कि पूरे देश को हम घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। जनसांख्यिकी का बदलाव किसी भी देश के लिए स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं करता है। जनसांख्यिकी की स्वाभाविक वृद्धि इसका स्वागत है, मगर अतिक्रमण से, घुसपैठ से जनसांख्यिकी का बदलाव किसी भी देश की संस्कृति, इतिहास और भूगोल तीनों के लिए बहुत खतरनाक होता है। सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है जनसांख्यिकी परिवर्तन से, बंगाल, बिहार और झारखंड का क्षेत्र है। बंगाल में भी चुनाव है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला एजेंडा रहने वाला है कि सीमा पर बाढ़ का काम समाप्त करना और एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर भेजना। अमित शाह ने बंगाल का जिक्र किया तो तुरंत तृणमूल कांग्रेस का रिएक्शन आया। कुणाल घोष ने कहा कि घुसपैठ रोकने के लिए राज्य में सरकार बनाने की क्या जरूरत, बॉर्डर सिक्योरिटी का काम पहले से अमित शाह के हाथ में है, वो घुसपैठ को क्यों नहीं रोकते। कुणाल घोष ने कहा कि अमित शाह का मकसद घुसपैठ को रोकना नहीं, घुसपैठ के नाम पर सियासत करना है। ये जो घुसपैठिया को रोकने का बात है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के आने का क्या जरूरत है? वो तो खुद होम मिनिस्टर है अमित शाह, और बॉर्डर लाइन तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में है। इंटरनेशनल बॉर्डर तो बीएसएफ के हाथ में है। बीएसएफ तो होम मिनिस्ट्री, अमित शाह होम मिनिस्टर है। सेंट्रल एजेंसीज वो कंट्रोल करते हैं। हम उस स्टेट में आएंगे, आने के बाद घुसपैठियों रोकेंगे क्यों? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन में है। त्रिपुरा में आपका गवर्नमेंट है, अमित शाह का गवर्नमेंट है, वो तो सेंट्रल में अमित शाह का गवर्नमेंट और त्रिपुरा स्टेट में भी भाजपा का गवर्नमेंट, तो वहीं से रहेगा। और इलीगल बांग्लादेशी अरेस्ट हुए थे तो क्यों अरेस्ट हुए थे? और ये जो बंगाल में आने से का बात वो लोग कर रहा है, उसका साथ बॉर्डर का कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि बॉर्डर लाइन से 50 किलोमीटर तक, पहले 15 था, अभी 50 किलोमीटर तक वो तो उनका जुरिस्डिक्शन है। तो इसीलिए फुल बकवास है, फिर हारने वाला है। अमित शाह ने भले ही घुसपैठ की बात बिहार में की हो, लेकिन उनका इशारा बंगाल की तरफ ही था। तृणमूल कांग्रेस इस बात को समझती है, बीजेपी घुसपैठ को बंगाल के इलेक्शन में बड़ा इशू बनाएगी, इसलिए इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों के बीच तकरार अभी और बढ़ेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की उस किताब पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी जिसमें करप्शन इन जुडिशरी नाम का चैप्टर जोड़ा गया था। आज इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने एनसीईआरटी को जमकर फटकार लगाई, कहा कि जो किताबें छप चुकी हैं उन्हें जब्त किया जाए।
इंटरनेट पर अवेलेबल डिजिटल कॉपी भी हटाई जाए। इसके अलावा कोर्ट ने एनसीईआरटी डायरेक्टर और केंद्रीय शिक्षा सचिव को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। आज सुप्रीम कोर्ट में जैसे मामले की सुनवाई शुरू हुई, एसजी तुषार मेहता ने कहा बिना किसी दलील के माफी की मांग की, लेकिन कोर्ट ने माफी मंजूर नहीं की। चीफ जस्टिस ने कहा यह न्यायपालिका को बदनाम करने की गहरी और सोची समझी साजिश लग रही है, इसलिए जिम्मेदारों को पहचान करके सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। कोर्ट ने कहा केस बंद नहीं होगा और गहराई से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका का अपमान करने वाले बिना सजा के छूट जाएंगे तो इस तरह की हरकत करने वालों की हिम्मत बढ़ेगी। हालांकि इस मामले में आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अफसोस जताया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि न्यायपालिका का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें जैसे ही इस केस के बारे में पता चला तो उन्होंने टेक्स्ट बुक में इस तरह का चैप्टर जोड़ने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन के आदेश दे दिए थे। जो भी हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उसके लिए व्यक्तिगत तौर से और सरकार की ओर से खेद प्रकट करता हूं। जैसे ही मेरे को पता चला 2 दिन पहले, एनसीईआरटी को मैंने तुरंत निर्देश दिया, सारे किताबों को विड्रॉ किया जाए, उसको रद्द किया जाए। हमें कोई मंशा नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है हमारी संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका को अवहेलना करना। मैंने दायित्व दिया है हमारे विभाग को, सचिव को, कि एनसीईआरटी में किसने इस प्रकार की गैर जिम्मेवार किताब में चैप्टर को जोड़ा, उसको संज्ञान में लिया जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए। शिक्षा मंत्री ने पब्लिकली माफी मांग ली, एनसीईआरटी ने टेक्स्ट बुक वापस ले ली, इसलिए इस मामले को यहीं खत्म करना बेहतर है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात सही है कि स्कूलों में जुडिशियल करप्शन के चैप्टर पढ़ाने से पूरे सिस्टम के प्रति छात्रों का भरोसा कम होगा, सारे जज संदेह के घेरे में आ जाएंगे। इसीलिए एनसीईआरटी की किताबों को हटाया जाना जरूरी था। कपिल सिब्बल ने जो कहा वो बात भी सही है कि करप्शन तो हर जगह है, राजनीति में, ब्यूरोक्रेसी में, खामियां जुडिशरी में भी हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अदालतों में करप्शन की बात कही है, लेकिन स्कूलों में करप्शन का चैप्टर पढ़ाने के बजाय करप्शन को रोकने का प्रयास करने की जरूरत है और ये कोशिश सबको मिलकर करनी पड़ेगी। चलते चलते एक अच्छी खबर आपको बता दूं, ये खबर हवाई जहाज से सफर करने वालों के लिए आई है। जो पैसेंजर्स सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट बुक कराएंगे वो बुकिंग के 48 घंटों के भीतर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के फ्लाइट की टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, दूसरी फ्लाइट बुक कर सकते हैं या फिर टिकट कैंसिल भी करा सकते हैं। हालांकि सुविधा के लिए कुछ कंडीशंस हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट के केस में ट्रेवल डेट और बुकिंग के बीच 7 दिन से कम का अंतर नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल फ्लाइट में यह समय सीमा 15 दिन की होगी। टिकट बुकिंग के दौरान नाम में हुई स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर भी नए नियम जारी हुए हैं। पैसेंजर्स टिकट बुक करने के 24 घंटे के भीतर पैसेंजर के नाम में मिस्टेक को ठीक कर पाएंगे। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। डीजीसी ने रिफंड को लेकर भी रूल्स जारी किए हैं। टिकट कैंसिलेशन के बाद एयरलाइंस को 14 वर्किंग डे के भीतर रिफंड प्रोसेस पूरा करना होगा, पैसेंजर्स का पैसा लौटाना होगा। खास बात यह कि अब रिफंड की जिम्मेदारी ट्रैवल एजेंट की नहीं होगी, बल्कि जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी। अब आपको भारत और जिम्बाब्वे के बीच चल रहे सुपर 8 के मैच का अपडेट दे देता हूं। भारत की जीत लगभग तय है। जिम्बाब्वे की टीम को 15 ओवर में सिर्फ 104 रन बनाने दिए गए, 2 विकेट गिर चुके हैं। जीत के लिए 35 गेंदों में 170 रन बनाने हैं, जो वाकई में नामुमकिन है। भारत की जीत उसी वक्त पक्की हो गई थी जब टीम इंडिया ने 256 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। यह T20 वर्ल्ड कप में सेकंड बिगेस्ट स्कोर है। भारत की तरफ से आज सभी बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग की और यह पहला मौका था जब T20 में किसी टीम के टॉप 6 बैट्समैन ने 150 से ज्यादा रन की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। और भारत की अच्छी खबर यह रही कि अभिषेक शर्मा फॉर्म में आ गए हैं। उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई। जीत के लिए 256 रन के टारगेट का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की बैटिंग किसी भी समय ऐसी नहीं लगी कि वो जीत के लिए खेल रहे हैं। अभी जिम्बाब्वे की इनिंग का 15वां ओवर चल रहा है और स्कोर 107 रन है।
इससे पहले आज साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को हराया। अब भारत और वेस्टइंडीज का मैच वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो गया है, यानी भारत की किस्मत भारत के हाथ में है। अगर भारत वेस्टइंडीज को हरा देता है तो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरेंगी। दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में कल कोर्ट चार्जशीट दायर करने पर फैसला सुनाएगा। नाम की वजह से विवादों में घिरी फिल्म यादव जी की लव स्टोरी कल रिलीज हो जाएगी। यादव समाज के लोगों ने थिएटर के बाहर धरने का ऐलान किया है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।